हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। एक चीज़ और, जो हमारा सिलेबस है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ में हम सॉल्यूशन वीडियो भी डालते रहेंगे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम पूरी तैयारी हो जाए, कहीं भी आपको हिचकिचाहट ना हो। अगर आपके सामने पेपर रखा हो तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाएँ। तो ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से या पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा। देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको हो सकता है कि 2 3 या 4 मिल जाए, लेकिन आपको इससे ये मेथड मिल जाएगी कैसे हमको सॉल्व करना है। और यह ऐसा भी हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। तो ठीक है, तो हम टोटली 2 पेपर सॉल्व करेंगे। पहला पेपर का सॉल्यूशन आज, नेक्स्ट का हम देखेंगे अगले चक्कर अगली बार में, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई एंटी एमेटिक विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द यूजेस ऑफ द डोम पेरिडोन। ठीक है ना, डोम पेरिडोन। देखिए, एक ड्रग आपने मार्केट में एक प्रोडक्ट देखा होगा जिसका नाम है पोराज डी। ठीक है ना, पोराज डी एक कैप्सूल आती है जिसमें कॉम्बिनेशन आपको ओमेप्राजोल के साथ में डोम पेरिडोन के साथ में मिलेगा। तो जो ये डोम पेरिडोन होती है वो क्या करती है, जो एंटी एमेटिक एजेंट होती है। एंटी एमेटिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल द एमेसिस एंड द वोमिटिंग। अब एमेसिस क्या है, वोमिटिंग क्या है, जो आपके जीआईटी से निकल के बाहर आपके माउथ के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, या सिंपल भाषा में जिसको हम उल्टी बोलते हैं कि आपका जो भी मटेरियल अंदर होता है वो बाहर निकल आता है, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एमेसिस। तो जो हमारी एंटी एमेटिक ड्रग होगी वो कंट्रोल करेगी किसको, एमेसिस को, और प्रिवेंट करेगी वॉमिटिंग को। ये समझ में आ गया। तो पहला आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा क्लासीफाई एंटी एमेटिक विथ एग्जांपल, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि एंटी एमेटिक क्या होता है। उसी प्रकार से अगर आपसे वो पूछता है क्लासीफाई एंटी अस्थमैटिक, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि एंटी अस्थमैटिक होता क्या, उससे भी पहले आपको बताना होगा कि अस्थमा क्या होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो होती है छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि आपके कॉपी पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। तो ये आपको समझ में आया कि एंटी एमेटिक्स क्या होते हैं। तो ऐसे एजेंट जो कि कंट्रोल करते हैं एमेसिस को या वोमिटिंग को, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी। अब आते हैं इससे क्लासिफिकेशन के ऊपर। जो एंटी एमेटिक ड्रग आपने समझ लिया कि होते क्या है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन, बेसिकली इसको 6 टाइप में बांटा गया है, 6 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। जो सबसे पहला जो टाइप आता है वो 5HT3। 5HT को हम सेरोटोनिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेरोटोनिन थर्ड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये हमारा पहली कैटेगरी है, जिसमें हमारा जो ओंडेस्टेरॉन, ग्रेंटोस्टेरॉन, डोलोस्टेरॉन एंड टोबिस्टेरॉन आता है, जो कि आपको मार्केटेड में बहुत सारे इसके प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली ओंडेस्टेरॉन के। अगर आप वोमिटिंग करते हैं तो आप ज़्यादा मेडिकल पे जाते हैं, कोई भी दवाई लेने के लिए क्लिनिक पे जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो सबसे पहले पोटेंट ड्रग आपको कौन सी देता है, वो ओंडेस्टेरॉन ही देता है, वो चाहे टैबलेट फॉर्म में हो चाहे पैरेंटल फॉर्म में हो। ठीक है ना। दूसरा आता है मुस्कुरानिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मुस्कुरानिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि एमओ रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देते हैं। उसके बाद जो आपको स्पाज्मोटिक रिएक्शन होती है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एमेटिक क्या होती है, बंद हो जाती है। देखिए, यहीं पर मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है। तो इसमें जो ड्रग आती है डाइसाइक्लोमिन आती है, इसको पोलामाइन आती है। ठीक है ना। डाइसाइक्लोमिन एक पोटेंट ड्रग है जो कि ब्रोंकोस्पाज्म में, जीआईटी में, स्पाज्म होता है जिसको बोलते हैं पेट में ऐठन होना, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड आता है कि H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है ना। H1 रिसेप्टर आपने पढ़ा होगा कि H2 रिसेप्टर कहाँ पर होता है, हमारे गैस्ट्रिक में होता है। उसी प्रकार से जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे जो एलर्जी कॉज वगैरह करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे प्रोमेथाजिन हो गया, साइक्लिजिन हो गया, डाईमेन हाइड्रीनेट हो गया, और डाइफेन हाइड्राजन हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, कोलिनर्जिक मतलब जो होते हैं। ठीक है ना, एंटी कोलिनर्जिक या सिंपल बोले तो एंटी एलर्जिक भी ये हमारे एजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हमारी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है उसको सप्रेस कर देते हैं और हमको वोमिटिंग से राहत मिल जाती है। उसके बाद आते हैं न्यूरोकाइनिन फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देखिए, न्यूरोकाइनिन एक खुद में एक ऐसा प्रोटीन है, या हम बोलें कि जो हमारा इम्यून सिस्टम एक ऐसा इम्यून का पावर बैंक है जो क्या करता है, एमएसएस कॉज करवाता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसका हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें डैम्पेरिडोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ना है। तो इसमें जो ड्रग आती है वो आती है क्लोरप्रोमाजिन आती है, हेलोपेरिडोल आती है एंड डैम्पेरिडोल आती है। अब मिसलिनियस मतलब कई प्रकार से, जैसे डेक्सामेथासोन आ गया, वैसे तो स्टेरॉइड है। ठीक है ना, एंड ड्रेम्बिनॉइल हो गया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे क्या गया, क्लासिफिकेशन। अब जो इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंड द यूजेस ऑफ द डैम्पेरिडोन, तो उसके बारे में बात करते हो। तो सिंपली आपको ये पहले जानकारी लेनी होगी कि डैम्पेरिडोन आपकी ऑलरेडी मार्केटेड प्रोडक्ट है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी आपके मार्केटेड प्रोडक्ट के जो ड्रग होती हैं, अगर आपके सिलेबस के अंदर है तो उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, चाहे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हो चाहे वो फार्माकोलॉजी में हो। ठीक है ना। तो जो हमारी डैम्पेरिडोन होती है ये हमारी D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, और इफेक्ट कहाँ पे करती है, कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन पे इफेक्ट करके प्रिवेंट करते हैं किसको, एमएसएस को। तो
ये हो गया इसका सिंपल सा डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, एक ब्रेन का हिस्सा मान लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे हमारा क्या है, एक D2 रिसेप्टार प्रेजेंट है। अब इस D2 रिसेप्टार पे अगर डोपामिन जाकर के ऐड करेगा तो ये क्या बनाएगा, डोपामिन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब जब आपका डोपामिन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो क्या स्टिमुलेट करेगा, कीमो रिसेप्टार ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर देगा। अब जो कीमो ट्रिगर रिसेप्टार जब स्टिमुलेट हो जाएगा या उसको हम थोड़ा सा बढ़ावा दे देंगे तो वो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, जो कि आपके ब्रेन के अंदर पाया जाता है और जीआईटी की वजह पर जाकर मतलब जीआईटी के ऊपर एक्ट करता है, उसको सिग्नल देता है जिसके वजह से आपको वॉमिटिंग होती है। तो जो हमारा डेम्पेरिविडिन है वो क्या करता है, इस डोपामिन के साथ जाकर के कंपीट करता है और कंपीट करने के बाद इसको D2 रिसेप्टार से क्या करता है, ज्वाइन नहीं होने देता है या कॉम्प्लेक्स नहीं बना देता है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टार बनकर आएगा कौन सा आएगा, डोपामिन का रिसेप्टार की जगह पे आपका कौन सा आएगा, डेम्पेरिडोन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेम्पेरिडोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट की जगह हम सप्रेस कर देंगे और यहाँ पे वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट करके डीएक्टिवेट कर देंगे और वॉमिटिंग कहाँ पे हम किसी बोल देंगे कि इनहिबिटेड वॉमिटिंग। तो ये इसका था सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। द डेम्पेरिविडिन ब्लॉक द बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरली D2 रिसेप्टर, ये तो मैंने आपको बताया, एंड सप्रेस द CTJ रिसेप्टर एज ए एंटी एमेटिक एक्शन अपनी वो शो करती है, ठीक है ना। एट वेरी हाई कंसेंट्रेशन, अगर हम इसकी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन दे देते हैं तो डेम्पेरिविडिन आल्सो इनहिबिट CTJ रिसेप्टर टू प्रिवेंट एमेसिस, ठीक है ना। मतलब कहने का कि अगर हम इसकी हाई डोज भी देते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपली ये CTJ रिसेप्टार को ही क्या करते हैं, जोन मतलब कहने का क्या है, जैसे तो अभी आपने देखा कि डोपामिन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बना के मतलब हो रहा था, मतलब इनहिबिट कर रहा था, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि जो डोम्पेरिविडोन है वो D2 रिसेप्टार के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाया तो हमारा कीमोट्रिपिकल रिसेप्टार एक्टिवेट हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर हम इसकी हायर डोज दे देते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो ड्रग होगी वो CTJ रिसेप्टार को ही ब्लॉक कर देगी, जिससे जो आपकी एमेसिस होगी वो प्रिवेंट हो जाएगी। क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको थोड़ा सा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी पता होना चाहिए किसी भी ड्रग का, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले बात आती है कि इंक्रीज द रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन इन द गट, मतलब आपकी गट मोटिलिटी में एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज होता है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो जीआई मोटिलिटी होता है वो बढ़ जाता है विदाउट अफेक्टिंग गैस्ट्रिक, बाइलरी एंड पैंक्रियाटिक सिक्रेशन। मतलब ना तो ये गैस्ट्रिक को इफेक्ट करेगा, ना बाइलरी को इफेक्ट करेगा, ना पैंक्रियाटिक सिक्रेशन को इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, मोटिलिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका फूड का मूवमेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से आपका पेट एकदम साफ रहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज द लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर एंड द डाइजेशन, क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज कर दे रहा है, रिलीज उसका इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसोफेगल स्फिंक्टर एंड डाइजेशन भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज द लोअर, मतलब जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है जहाँ पे मतलब आपका जो इसोफेगल सबसे लास्ट पार्ट होता है वहाँ पर स्फिंक्टर होता है, जिसकी वजह से जो खाना हमारा एक ढक्कन टाइप का होता है, जिसकी वजह से जो हमारा खाना होता है वो हमारे स्टोमच के अंदर पहुँच जाता है, तो उसी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल रूट से लेते हैं, मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा होता है, हाफ लाइफ इसकी 8 घंटे होती है, एक्सक्रीशन इसका 31% यूरिन के साथ और 66% फेसियल मटेरियल के द्वारा होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें, क्योंकि हमको फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो हमको एडीआई इसका पढ़ना होगा। तो एडिजिनस सेडेशन, लूज स्टूल, मसल्स मतलब मसल डिस्टोनेशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पाज्म को भी मतलब क्या करिए, स्पाज्म को भी कम करिए, एंटी स्पाज्मोटिक भी काम कर रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या इफेक्ट देगा, वो सिंपली डायलेशन का एफर्ट देगा। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन किसको नहीं दे सकते हैं, ऐसे पेशेंट जो कि रेनल फेलियर के पेशेंट हैं उनको नहीं दे सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते एंड लैक्टेटिव वुमेन को भी नहीं दे सकते हैं। अब यूजेस के बारे में बात करें तो एंटी एमेटिक के तरीके से, क्योंकि हमने इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखा तो गैस्ट्रोकाइनेटिक एंड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये था सिंपली आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, राइट द सोर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। मतलब हमको यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का सोर्स, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करनी है। क्योंकि टेट्रासाइक्लिन मैंने आपको ऑलरेडी मेडिसिनल केमिस्ट्री में बताया हुआ है, इसलिए मैं पूरा का पूरा टॉपिक वहीं से उठाऊंगा और कहीं से उठाने की जरूरत नहीं है। तो जो टेट्रासाइक्लिन होते हैं ये पोटेंट आपकी क्या होती है, सबसे पहली बात पोटेंट एंटीबायोटिक होती है, दूसरी बात ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तीसरी बात इफेक्टिव अगेंस्ट द वाइड वैरायटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमको 3 बात पता चल गई कि जो टेट्रासाइक्लिन आर द पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक व्हिच इफेक्टिव अगेंस्ट द वाइड वैरायटी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन आइसोलेट कहाँ से की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफेसिन से आइसोलेट की जाती है, एंड जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से ये क्या की जाते हैं,
आइसोलेट की जाती है। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी। अब इसका आप क्या कीजिए कि सिंपल सा क्लासिफिकेशन भी डाल दीजिए, जिसके वजह से आपका जो कॉपी होगी और अच्छी लगने लगेगी। तो इसका जो बेसिकली क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे हमने सिंथेटिक देखा था और नॉन सिंथेटिक देखा था, लेकिन यहाँ पे हम एक्ट के आधार पर देखेंगे, मतलब उसका कितना देर तक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। ठीक है ना। तो ऐसे जो शॉर्ट एक्टिंग जिसका जो एक्शन होता है 6 से 12 घंटा, जैसे अभी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरो टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, एट टेट्रासाइक्लिन हो गई। उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिन जिसका जो मतलब मतलब ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होता है 16 घंटा होता है, जैसे डिम्कोसाइक्लिन हो गया। और लॉन्ग एक्टिंग में जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, जिसका मतलब एक्शन होता है वो 16 से 18 घंटा होता है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो जो टेट्रासाइक्लिन होती है ये क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ये 30 राइबोसोम सब यूनिट के साथ बाइंड करती है और जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है और जो हमारा नया डीएनए बनता है वो डीएनए बन नहीं पाता है। तो सिंपली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम इट इज, आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर एमाइनो ग्लाइकोसाइड में आता है तब भी आपको इसी तरीके से लिखना है। मैक्रोलिड एंटीबायोटिक का था तब भी आपको इसी तरीके से लिखना है। क्लिंडामाइसिन का था तब भी आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमने सेल लिया, सेल में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का जो हमने स्ट्रक्चर देखा तो हमारा डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर मिला। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से आरएनए में टूटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए कन्वर्टेड इनटू द आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसी को बोलते हैं आरपीई। ठीक है ना। अगर आप बेसिकली जो आरटीपीसीआर वगैरह कराए जाते हैं तो वही होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाता है, मतलब आरएनए से फिर से डीएनए बन जाता है, जो कि अपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे थे तब वहाँ पे पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डीएनए हो जाएगा टूट जाएगा किसमें, आरएनए में। अब यहाँ पर आरएनए पे एक और मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, एमआरएनए बनना स्टार्ट, मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फर्दर जो मैसेंजर आरएनए होगा ये 30S राइबोसोम सब यूनिट पे बाइंड करेगा। अब जब ये 30S सब यूनिट पे बाइंड करेगा तो जो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए होगा वो क्या करेगा, 50S राइबोसोम से जाकर के बाइंड अप कर लेगा। तो ये क्या काम करेगा, जो 30S राइबोसोम और 50S राइबोसोम है उसके बीच में एमआरएनए लग जाएगा, जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस के साथ में बना होता है। अब फर्दर क्या होगा, ये 30S राइबोसोम पे 3 साइट होता है। अब मैंने आपको बताया एक्टिवेटेड साइट होता है, टी साइट होता है और पी साइड होता है। तो जो टी साइड होता है, टीआरएनए वहां पर जाकर के आपके क्या करता है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वहां पे लाएगा। उसके बाद पी मॉलिक्यूल उसका पेप्टाइड फॉर्मेशन करेगा और ई मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा, उसको एग्जिट करेगा। तो आपके यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। अब फर्दर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी एयूजी बॉन्ड बनाएगी, अमाइनो एसिड बनाएगी, उसके बाद चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनाएगी। जब 64 अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी तो आपकी एक प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, जो कि अगले बैक्टीरिया के उत्पन्न के लिए काफी सहायक होगी। ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब जो टेट्रासाइक्लिन होगी, इसी जो हमारी जो ये साइट है यहाँ पे एमआरएनए की, जो यहाँ पे टी साइट है, इसी को जाकर के इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से आपका एयूजी का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। और जब अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो आपके प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। ये था इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अगर हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन बीट द एसेप्टार साइड, मतलब ए साइड पे जाकर के बाइंड करता है एट द 30S राइबोसोम एंड इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, से प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक, ये आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं इसकी एडवर्स एक्शन के बारे में। तो इरिटेटिव इफेक्ट, मतलब क्या इसका इरिटेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्राइटिस, पेन एंड डायरिया भी आपका इसका नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट होता है। अगर हम इसकी हायर डोज देते हैं तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टीथ एंड द बोन्स एंड द येलोइश ऑफ द टीथ, येलोइश ऑफ द मतलब बोन का ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होने लगता है। अब इससे कुछ जनरल जैसे हेपेटिक डैमेज, लीवर को डैमेज कर सकता है, रेनल इंपेयरमेंट, ठीक है ना, वेट लॉस ड्यू टू लेस प्रोटीन सिंथेसिस, आपका वेट भी लॉस हो सकता है। कि डेफिनेटली अगर वो बैक्टीरिया के प्रोटीन को सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में आपके भी प्रोटीन को सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। फोटोटॉक्सिसिटी हो गई, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, एंड रैशेस, यूरिकेसिया, ग्लूसाइटाइटिस, ये हमारे क्या है इसके जनरल एडवर्स एक्शन है। अब इसके थेराप्यूटिक यूज का बारे करते हैं। यूज इन द यूनिट ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब ट्रीटमेंट में किसके यूज किया जाता है, यूटीआई के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंड क्रोनिक इंटेस्टाइनल एमोबोसिस में भी इसका यूज किया जाता है। एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी टेट्रासाइक्लिन। अब जो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई एंटी फंगल एजेंट विद एग्जाम्पल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआर एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ द ट्राइज। तो जो हमारी एंटी फंगल एजेंट होते हैं उसका यूज कहाँ पे कहते हैं, ट्रीट इन द फंगल इन्फेक्शन, मतलब फंगल इन्फेक्शन में इनका यूज किया जाता है बाय द सिस्टमिक रूट, चाहे वो सिस्टमिक रूट से दें या टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन या टॉपिकल रबिंग के द्वारा हम उसका यूज करते हैं। और जो भी हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ पे ट्रीटेड हो जाता है। तो हम बात करें, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा मजेदार चित्र बना देना है, कुछ मत कीजिए, फंगल इन्फेक्शन का एक क्षेत्र फंगस का बना दीजिए, उसका एंटी फंगल ड्रग उस पर ला करके उसको किल कर दीजिए। तो ये आपका जाएगा एग्जाम में को समझ में आ जाएगा कि आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक है ना। अब इसके क्लास
क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जो एंटी फंगल ड्रग है बेसिकली हमारी 4-5 टाइप में है, तो बात करते हैं। पहली आती है पॉलिन्स आती है, जिसमें आपकी एम्फोटेरिसिन बी आती है, निस्टेटिन आती है, नेटामाइसिन आती है। एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके फ्लूसाइटोसोल्स आती है, साइटोसिन्स आती है। एजोल्स में आपकी 2 टाइप की होती है, जिसमें आपका आता है ट्रायाजोल्स और इमिडाजोल। ट्रायाजोल्स में आपका फ्लूकोनाजल, इट्राकोनाजल, वेरिकोनाजल, टेराकोनाजल आता है, और इमिडाजोल में आपका आता है कीटोकोनाजल, इकोनाजल, सल्कोनाजल एंड माइक्रोकोनाजल आता है। ठीक है, उसके बाद आपका एल्काइलिन एवन में टेर्बिनेफाइन आता है, नेफिपिन आता है, और जो आपकी एंटीबायोटिक में आती है ग्लिसोफिलिन में, और एंटीबायोटिक में भी आपकी मतलब एम्फोटेरिसिन बी भी आती है। तो ये था इसका सिंपल सा क्लासिफिकेशन। अगर आप इसको अपने सेमेस्टर कॉपी में लिखेंगे तो तकरीबन 1 पेज का जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ब्रॉड में लिखना है वहाँ पे, जैसे कि आपकी कॉपी आसानी से भर सके। वैसे अगर आप इतना लिखेंगे जो कॉपी आसानी से आपकी भर जाएगी। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब जो हमारा ट्रायाजोल्स है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमको सिंपल सी हमको एक यहाँ पे हेडिंग डालनी है कि कैसे ये क्या काम करता है। तो ये एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो फंगल होता है वो डेथ हो जाता है। ठीक है ना, तो अब हमको दिखाना है कि एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस कैसी होती है, बस उस पर जाकर के हमको इनहिबिट कर देना है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी में एसिटाइल को ये आप जानते हैं कि पाया जाता है, वो एर्गोटामाइन 9 की उपस्थिति में फेर्नेलिन पायरोफॉस्फेट बनाता है, जिसकी वजह से आपका स्कोलिन बनता है, स्कोलिन इपॉक्साइड बनता है, एंड लेंसिट्रॉल। ये फार्माकोग्नोसी का जब आपने एसिटेट पाथवे पढ़ा होगा तो यहाँ तक के मतलब आपको प्रोसीजर पता होगा। ठीक है ना, अब जब लेंसिट्रॉल होगा तो यहाँ पर एर्गोटामाइन 11 काम करेगा, जिसकी वजह से आपका 4,4 डाइमेथाइल कोलेस्टेरेट 1424 ट्राइनॉल बनेगा। देखिए सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे डाइमेथाइल कोलेस्टर ट्राइनॉल भी लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब फर्दर क्या होगा, 4,4 डाइमेथाइल जाइमोस्टेरॉल बनेगा, जाइमोस्टेरॉल से आपका एपिस्टेरॉल बनेगा, एपिस्टेरॉल से आपका क्या एर्गोस्टेरॉल बन जाएगा। ठीक है ना, तो जब हमारी ट्रायाजोल्स होगी वो ERG11 पर जाकर के ऐड करेंगे, और लेंसिट्रॉल से 4,4 डाइमेथाइल कोलेस्टर 1424 ट्राइनॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। अब जब ये ट्राइजोल से यहाँ पे जाकर के इसको इनहिबिट कर देंगे तो इनहिबिटिंग हो जाएगा किसका, एर्गोट्राल सिंथेसिस का, मतलब इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी आपकी सेल डेथ, जो आपकी फंगस की सेल होगी वो डेथ कर जाएगी। और यहाँ बात करें एल्काइलामिन, जो कि हमारे विम क्लासिफिकेशन में देखा, तो जो एल्काइलामिन होगा स्कोलिन से स्कोलिन एपॉक्साइड नहीं बनने देगा। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए एक ही चीज में हमने 2 चीज यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं ट्राइजोल्स ने कैसे काम किया। इसने सिंपली क्या किया कि इनहिबिट कर दिया किसके सिंथेसिस को, एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को। और क्या सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फंगस, मतलब जो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फंगस में ये पाया जाता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें। देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, बस आपको एक बार आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। GIT मैनिफेस्टेशन में जैसे वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, नॉजिया, राइज इन हिपेटिक एंजाइम। सीरियस मैनिफेस्टेशन में जैसे हेडेक हो गया, स्टिमुलेशन ऑफ द सिटीजे रिसेप्टर हो गया, सेडेशन, इम्पेयर डिवीजन। सीरियस मैनिफेस्टेशन में जैसे प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल्स, मतलब जो आपका एटो मतलब ECG होता है उसमें जो क्यूटी होता है, क्यूटी वेव होती है उसमें उसका जो इंटरवल्स होता है वो बढ़ सकता है। इन वुमेन ट्राइजोल्स में कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड गायनोमेयोसिस। ठीक है ना, तो ये आपका एडवर्स सेक्शन हो गया। अभी यूजेस का नाम क्या, तो ट्राइजोल्स हाईली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ द म्यूकोक्यूटेनियस वुल्वाजाइनल एंड सिस्टमिक कैंडिडाइटिस, मतलब फंगल इन्फेक्शन में जो आपको म्यूकस क्यूटेनियस पे हो जाता है, या वुल्वा या वेजाइना में हो जाता है, या सिस्टमिक कैंडिडाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे ब्लैक फंगस वगैरह में इसका यूज किया गया था। एंड हैव गुड CSF परमिलिटी, इसकी जो परमिलिटी होती है अच्छी होती है CSF के लिए। तो हैंस इट इज ट्रीटमेंट ऑफ द फंगल मेनिंजाइटिस, मतलब अगर आपके दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं तो भी इसका यूज किया जाता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फंगल केरिटाइटिस, मतलब आपके ब्रेन के मतलब जो बिलिरुबिन के कारण आपका जो मतलब ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है ना। हाईली प्रिफरेबल इन द हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइसिस एंड क्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस। तो ये था आपका क्या ट्रायाजोल्स, जो कि हमने पढ़ा किया फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, उसके साथ में उसका ड्रग का क्लासिफिकेशन, साथ में ट्रायाजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स एक्शन, साथ में यूजेस। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि आसानी से मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब आता है हमारा, इसके बाद हमारा 3 क्वेश्चन हमने देख लिया, क्योंकि हमारा 3 आता है, 3 में से हमको 2 करना होता है। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल आपके अगर AKTU की बात करें तो 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से 5 करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर के होते हैं। अगर RGPB के बारे में बात करें तो प्रत्येक मतलब टोटल उसमें 9 क्वेश्चन दे रहते हैं, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये कोई कहा नहीं जा सकता। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, मेंशन जेंथिन डेरिवेटिव एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या एंटी एस्थमेटिक एक्शन। देखिए अगर आपने मेरा वीडियो फार्माकोलॉजी का पढ़ा होगा एंटी एस्थमेटिक का, तो वहाँ पे मैंने जेंथिन के बारे में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बस उसी का कुछ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बात करें जेंथिन होती क्या।
जेंथिन डेरिवेटिव आर द एजेंट व्हिच इनहिबिट द फास्फोडाइस्टेरेज, मतलब क्या करते हैं जो फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम होते हैं इसको क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है और रिलीफ इन द अस्थमा। ये होता है क्या जेंथिन, ठीक है ना। अब बात करते हैं जेंथिन डेरिवेटिव में। तो जेंथिन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, मेथाइल जेंथिन होती है, थियोफाइलिन होती है, अमाइनोफाइलिन होती है, इलेक्ट्रोफाइलिन होती है। ये कौन से होते हैं जेंथिन डेरिवेटिव के। अब अगर यहाँ पे चाहें तो आप इसको एक हेडिंग में डाल डाल के क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे मेथाइल जेंथिन, तो एज कंटेंस द मेथाइल जेंथिन कंसिस्ट ऑफ द मेथाइल ग्रुप इन द जेंथिन मोइटी, ठीक है ना। थियोफाइलिन उसी प्रकार से अमाइनोफाइलिन में अमाइन ग्रुप, इलॉक्सोफाइलिन में इलॉक्सी ग्रुप लगा होता है, इपॉक्साइड ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना। तो ये आप जेंथिन डेरिवेटिव में जाकर के इसको सिंपली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको पेज भरना की जरूरत है तो। अदरवाइज अगर आपका पेज कम पड़ रहा है तो आपको सिंपली इसी तरीके से लिखना है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मैंने ऑलरेडी आपको फार्माकोलॉजी में बताया हुआ। सिंपल सा क्या होता है, हमारे यहाँ पे दो रिसेप्टार होते हैं। एक रिसेप्टार नहीं, हम सिंपल बोले तो दो चैनल होते हैं। एक चैनल होता है एडेनोसिन साइक्लेज चैनल और दूसरा होता है ग्वानोसिल साइक्लेज चैनल होता है। तो जब यहाँ पर हमारे रिसेप्टार पे ये एगोनिस्ट कोई भी बाइंड करते हैं, जब इसके एगोनिस्ट जाकर के बाइंड करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर आना स्टार्ट करते हैं, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन आना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एटीपी होता है वो आपका सीएमपी में चेंज हो जाता है और जो ये सीएमपी में चेंज होने के कारण आपका फर्दर क्या होता है फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम के सहायता से एएमपी में चेंज हो जाते हैं। और जो ये एएमपी होते हैं ये कॉज कराते हैं कॉन्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियल मसल, मतलब जो आपके ब्रोंकियल मसल होते हैं उसमें कॉन्ट्रिक्शन कॉज करवाते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपका इसका नोट्स वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके एक बार अपने से खुद से पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका जो गोनिन साइक्लेज होता है यहाँ पर आपका एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो ये इसको एक्टिवेट कर देगा। और जब इसको एक्टिवेट करेगा तो ये कन्वर्ट होगा जीटीपी से सीजीएमपी में, ठीक है ना। जीटीपी का मतलब समझ लेना गॉनेसिन ट्राइफॉस्फेट, उससे कन्वर्ट होगा साइक्लिक ग्वानोसिल मोनोफॉस्फेट में। अब ये जो साइक्लिक गोनोफॉल मतलब ग्वानोसिल मोनोफॉस्फेट है ये दो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के लिए जो कि क्या होता है आपका इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और इन्फ्लेमेशन के कारण ही आपको ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है, ब्रोंकियल मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है ना। और दूसरा क्या बनाएगा ये यहाँ पर आपका फास्फोडाइस्टेरेज के सहायता से ये क्या कराएगा सिंपल सा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कॉज कराएगा। तो अगर हम थियोफाइलिन देते हैं तो ये इनहिबिट क्या शो करता है फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम को। तो जो हमारी थियोफाइलिन होगी इनहिबिट करेगा फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम को यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जिसकी वजह से ना आपको एएमपी का प्रोडक्शन होगा, ना आपको कॉन्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियल मसल्स होगा, ना आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होगी, ना इन्फ्लेमेशन होगा। तो इस प्रकार से आपको अस्थमा से यहाँ पे क्या मिल जाएगा निजात मिल जाएगा। अगर आप इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे एक बार हमको बताइए। पहले क्या करेंगे नंबर 1 डालेंगे the agonist bind to the the agonist bind to the guanine cyclase receptor which activate the adenosine cyclase channel। अब यहाँ पर आपको ये लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट लिखेगा the activated adenosine cyclase channel responsible for to converting the ATP to CMP and CMP in the presence of phosphodiesterase enzyme convert into the adenosine monophosphate and adenosine monophosphate is responsible for the constriction of the bronchial muscle। तो अगर थ्योरेटिकल लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या मेथाइल जेंथिन या जेंथिन डेरिवेटिव का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी अस्थमेटिक में, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी बात। उसके बाद जो जेंथिन डेरिवेटिव इनहिबिट करते हैं फास्फोडाइस्टेरेज को जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है। अब चूंकि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ी तो इसका थोड़ा सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन और इसके यूजेस के बारे में बात कर ले। तो रिलैक्सेशन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मतलब ब्रोंकियल स्पाज्म को क्या करता है रिलैक्स करता है। स्टिमुलेशन ऑफ द सीएनएस मतलब सीएनएस को भी स्टिमुलेट करेगा, वैसोमोटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करेगा। तो एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तरीके से भी इसको यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करेंगे जब आप एकदम इन्फेंट्स हो जाएंगे उस कंडीशन में। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट ऑन दी हार्ट, अगर ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देगा आपके हार्ट के ऊपर। डायलेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स एंड माइल्ड डायलिसिस एक्शन भी ये देता है। अब इसके थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ द माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा मतलब अस्थमा में इसका यूज किया जाता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा एंड मैनेजमेंट ऑफ द एपनोपिया मतलब प्रीमेच्योर इन्फेंट जो होते हैं उनके में भी इसका यूज किया जाता है। प्रीमेच्योर इन्फेंट में जैसे सांस लेने की जो तकलीफ होती है वो सांस नहीं ले पाते हैं उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आते हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है राइट एंड नॉट एंड कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखिए इसके बारे में आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूं कि आपने अगर पेनिसिलिन मैंने आपको जब बताया था तो वहां पर एक था
काम था वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया के द्वारा एक खास प्रकार का एंजाइम सिक्रिएट आउट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी एंटीबायोटिक होती थी वो डिग्रेडेट कर जाती थी, जिसका जैसा उसका एक्शन हमारी बॉडी के ऊपर शो नहीं करता था। सेम इट इज आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट वही चीज़ करना है। द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर अनरिस्पॉन्सिव अगेंस्ट द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब आप समझिए कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर अनरिस्पॉन्सिव होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है। अगर हम सिंपल बोले कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति क्या होते हैं, अनरिस्पॉन्सिवनेस होते हैं, मतलब उसको किल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति मतलब उनके रेजिस्टेंसी होते हैं। रेजिस्टेंसी का मतलब उसका विरोध कर सकते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से उसको डिग्रेडेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने पेनिसिलिन पढ़ा होगा तो पेनिसिलिन क्या होगा, मतलब जो हमारे बैक्टीरिया को किल करती थी, सिंपली क्या कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकोलिन को कहते थे। लेकिन पेनिसिलिन से जो जिस पे एक्ट कर रही थी, जिस बैक्टीरिया पर एक्ट कर रही थी, वो बैक्टीरिया क्या कर रहा था, एक खास प्रकार का एंजाइम पहले सिनेलेज एक्टिवेट कर रहा था, उसके बाद उसको सीक्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से जो आपका पेनिसिलिन था वो टूट जा रहा था। टूटने के बाद उसका जो एक्शन था आपकी बॉडी के ऊपर नहीं शो हो रहा था। बस वही है यहाँ पर क्या, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो सिंगल पेनिसिलिन या सिफेरोस्प्रिन मैंने आपको बताया था डज नॉट शो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज एंजाइम। मतलब पेनिसिलिनेज एंजाइम के प्रोडक्शन की वजह से आपकी जो ड्रग थी पेनिसिलिन वो टूट के खत्म हो जा रही थी। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो सिंपली आप लीजिए बैक्टीरिया बनाइए। देखिए आप नहीं है बैक्टीरिया, ठीक है ना, आप अपने आप को मत समझिए कि मैंने आपको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पेनिसिलिन एंजाइम को रिलीज करेगा और ये जो पेनिसिलिन एंजाइम को पेनिसिलिन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ब्रेक द बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग को ही ये क्या कर देगा, तोड़ देगा। और जिसकी वजह से नो एफिकेसी नहीं बचेगी, नो इफेक्ट एंड नो थेरापेटिक एक्शन ये आपकी बॉडी के ऊपर नहीं दिखाएगा। तो ये क्या था, सिंपल सा एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक नेचुरल होता है, एक एक्वायर्ड होता है। नेचुरल में क्या होता है, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ मेटाबॉलिक एंड रेजिस्ट टू द एंटीबॉडी, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई आर रेजिस्ट टू द मतलब पेनिसिलिन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब जिसके वो वजह हम खुद होते हैं। अगर हमने किसी भी चीज़ को रिपीटेड डोज ले ली तो वो हमारी बॉडी से टॉलरेट कर जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्टिव नहीं रहता है। तो ड्यू टू रिपीटेड प्रोलॉन्ग्ड एंड इरेशनल यूजेस ऑफ द ड्रग माइक्रोब चेंज इन द एनवायरनमेंट इन विच दे कैन सर्वाइव। देखिए आपको क्या होता है कि मार खाते खाते ये हालत होती है कि कितना बीमारियां बाद में फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो एक्वायर्ड कंडीशन होती है वहाँ पर आप एंटीबायोटिक खाते खाते अपनी बॉडी को इस इन्वायरमेंट में लेकर चले जाते हैं कि जो भी बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आएगा वो उस इन्वायरमेंट में क्या सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोनोकोकाई बिकम रेजिस्टेंट टू सल्फोनामाइड, मतलब जो गोनोकोकाई होता है वो सल्फोनामाइड से रेजिस्ट कर जाता है। अब इसके कॉज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस से मतलब क्या क्या कॉज हो सकते हैं। पहली बात क्वालिटी ऑफ द ड्रग, अगर आपकी ड्रग की क्वालिटी खत्म है था। ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, सेल्फ मेडिकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं। इंक्रीज ट्रेवलिंग, अगर आप ट्रेवलिंग वगैरह करें, मतलब सिंपल सा ट्रेवलिंग करेंगे तो जो आप ट्रेवलिंग के ड्यूरेशन में आपसे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वास्ता होगा, और जब उससे वास्ता होगा तो आपके ड्रग को वो क्या करेगी, तोड़ने का काम करेगी। पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ एजेशन, ठीक है। तो ये हो गई क्या आपकी कॉज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस से। अब बात करें इसके प्रिवेंशन, मतलब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका दो कंडीशन होता है, जैसे कि नेचुरल और एक्वायर्ड हमने देखा। उसी प्रकार से अगर हम एक्वायर्ड कंडीशन को ट्रीट करना चाहते हैं तो कैसे, डोंट यूज एंटीबायोटिक फॉर द वायरसेस लाइक कोल्ड और फ्लू, मतलब अगर आपको नॉर्मल सा कोल्ड हो गया तो वहाँ पर आप तुरंत एंटीबायोटिक का यूज मत कीजिए। अगर आपको करना ही है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज कर लीजिए या ऑलफ्लॉक्सासिन का यूज कर लीजिए, लेकिन हाइयर में मत जाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत लोग होते हैं कि थोड़ा सा फ्लू हुआ नहीं तो क्या सिफेक्सिम में चले जाते हैं, सिफोटॉक्सी में चले जाते हैं, सिफेट्राक्सोन में चले जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं होती हैं, आपको इसको नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तब इसका लिया जाता है, ठीक है ना। डोंट प्रेशर योर डॉक्टर टू गिव एंटीबायोटिक, अपने डॉक्टर को प्रेशर में मत डालिए कि आपको एंटीबायोटिक दे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट शुड बी सेलेक्टेड प्रॉपर्ली विद एप्रोप्रिएट रूट, टाइम, डोज एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको बुखार आ रहा है और किसी ने आपको क्या किया एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो क्या जाएगी, पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होगी। अगर आपको बुखार आ रहा है तो आपको सिफोटैक्सिन ही लेना है। अगर आपको नॉर्मल दर्द है, नॉर्मल बुखार आ रहा है तो आपको ऑलफ्लॉक्सासिन ही लेना है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा वगैरह हो रहा है तो आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन हल्के डोज में लेना है, ठीक है ना। तो ये सब हमारी कुछ कंडीशन होती है। हम नेचुरल प्रिवेंशन में जैसे मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी दे सकते हैं, मतलब हम एंटीबायोटिक के साथ लैक्टेमेज इनहिबिटर भी डाल सकते हैं जिसमें एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड, आपने देखा ही होगा
क्लोवेनिक एसिड के साथ में। तो जो हमारी एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, जो पोटेशियम क्लोविनेट होती है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर के तरीके से काम करती है। इसका मतलब क्या है, जो आपके बैक्टीरिया के द्वारा पेनिसिलिन एंजाइम एक्टिवेट हो रहा था या बाहर निकल रहा था, उसकी वजह से जो ड्रग का डिग्रेडेशन हो रहा था उसको ये क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे। तो एंटीबायोटिक आपकी सिंपली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का काम करेंगे। ये हो गया। उसके बाद आता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द मेरिट ऑफ द कोट्रिमिक्साजोल। ठीक है, कोट्रिमिक्साजोल में हमारी जो ड्रग आती है वो कहती है ट्राइमेथोप्रीम आती है, जो कि पायरिमिडीन डेरिवेटिव होती है। ठीक है ना, हु कोएडमिनिस्टर विद सल्फोनामाइड्स एंड प्रोड्यूस सिनर्जेटिक एक्शन। मतलब कहने का क्या है कि जो कोट्रिमिक्साजोल होता है जिसमें ट्राइमेथोप्रीम आती है, वो हमारी सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक ड्रग होती है उसके साथ में दी जाती है, जिसका जैसे उसका सिनर्जेटिक एक्शन शो होता है। अगर आप सरकारी में गए होंगे तो आपको कोट्रिमिक्साजोल और ट्राइमेथोप्रीम का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला होगा। अगर आप जनरली मेडिकल पे भी जाएंगे तभी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली अब इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको समझना है। तो जो गाबा होगा वो गाबा क्या करेगा, डाइहाइड्रोपिट्रोइक एसिड सिंथेसिस के माध्यम से आपको क्या डाइहाइड्रोपिट्रेट बनाएगा, और जो भी आपके डाइहाइड्रोपिट्रेट होगा फोलिक एसिड सिंथेसिस के द्वारा क्या करेगा, आपका डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनाएगा। डाइहाइड्रोफोलिक मतलब डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज के सहायता से क्या बनाएगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक बनाएगा। टेट्राहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज के सहायता से क्या आपका बनाएगा, प्यूरिन। प्यूरिन के बाद डीएनए, डीएनए के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद आपके सेल ग्रोथ कर जाएगी। लेकिन अगर हम कोट्रिमिक्साजोल जोड़ देंगे तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिसका जैसा आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा और आपकी प्यूरिन के सिंथेसिस नहीं होगा, जिसका जैसा आपका सेल रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। और सल्फोनामाइड्स हमारे क्या करते हैं, फोलेट सिंथेसिस पर जाकर के ऐड करते हैं, उसके सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। तो जो ट्राइमेथोप्रीम होती है या कोट्रिमिक्साजोल होती है वो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड तो रिडक्टेज एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल की वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है। अब इसकी मेरिट भी हमको देखना है। तो सेफ होती है, पहली बार कॉस्ट इफेक्टिव होती है, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन इन्फेक्शन एंड वेल टॉलरेटेड होता है आपकी बॉडी से। अब इसके थेराप्यूटिक यूज इन द यूटीआई मतलब यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है, इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, कैंक्रियोइड में, न्यूमोनाइटिस में, टाइफाइड में इसका यूज किया जाता है। तो आपके यहाँ पर हो गया तीसरा क्वेश्चन। देखिए आप अगर इसको कॉपी में लिखेंगे तो आप आसानी से इसको मतलब 3 पेज में लेकर चले जाएंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप इतना लिखते हैं तो आप आराम से 2.5-3 पेज में आप लेकर चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि ये फाइल होती है, फाइल का पेज बड़ा होता है, लंबा भी होता है, लेकिन वहाँ का पेज थोड़ा छोटा होता है और शॉर्ट भी होता है। ठीक है ना, उसके बाद जिसमें चौथा क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द क्लोरोक्विन। मतलब हमको सिंपल सा क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है। तो जो क्लोरोक्विन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, मतलब मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है एज अ एंटी मलेरियल एजेंट। तो अगर आपको यहाँ पर इसकी अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी है तो क्लोरोक्विन इज द एजेंट और द ड्रग which inhibit or break the replication or growth of the plasmodium parasites into the body is called antimicrobial agent। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करते हैं, जो क्लोरोक्विन होती है वो इनहिबिट कर देते हैं कन्वर्जन ऑफ द हीमेटिन टू हीमोजोइन। चूंकि जो हीमेटिन होता है वो टॉक्सिक फॉर द पैरासाइट होता है, मतलब पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होता है, और जो हीमोजोइन होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, किससे, पैरासाइट के लिए। तो हमारा जो हीमेटिन बनता है, हीमेटिन अगर आपको मलेरिया है तो जो मलेरिया के पैरासाइट हो गए वो हीमेटिन को हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देंगे, और जो हीमोजोइन हो जाएगा वो नॉन टॉक्सिक हो जाएगा, आसानी से वहाँ पे बैक्टीरिया आपका सर्वाइव कर ले जाएगा। तो ये क्या करता है, जो क्लोरोक्विन होता है वो हीमेटिन से मतलब हीमोजोइन नहीं बनने देता है, और जो कि हीमेटिन होता है वो टॉक्सिक फॉर द पैरासाइट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा पैरासाइट होते हैं वो वहाँ पे किल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीओलाइटिक एंजाइम की सहायता से हीम और अमीनो एसिड में टूटते हैं, जो हीम होगा वो हीमेटिन बनाएगा जो कि टॉक्सिक फॉर द प्लाज्मोडियम। लेकिन अगर यहाँ पे प्लाज्मोडियम आपका पैरासाइट प्रेजेंट है तो ये हीमेटिन को हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो आप क्लोरोक्विन होगा, क्लोरोक्विन क्या करेगा, इस प्लाज्मोडियम को इस मतलब हीमोजोइन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, मतलब हीमेटिन को हीमोजोइन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपकी प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ द हीमोजोइन, मतलब हीमोजोइन की सिंथेसिस आपकी यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके हीमेटिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जैसे हीमेटिन की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होंगे वो वहाँ पे किल हो जाएंगे। ठीक, ये बात हो गई आपकी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जितना क्वेश्चन में बताया गया है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्लासीफाई एंटीवायरल एंड एंटी रेट्रोवायरल एजेंट विद द एग्जांपल, मतलब हमको एंटीवायरल एंटी रेट्रोवायरल एजेंट के एग्जांपल के साथ में उसको क्लासिफिकेशन देना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि एंटीवायरल एजेंट होते क्या है। ऐसे एजेंट जो कि वायरस को वायरल डिजीज के उपस्थिति में ट्रीट मतलब वायरल डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरल एजेंट। तो एंटीवायरल एजेंट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिजीज। फॉर एग्जांपल क्या होता है, हार्पिड वायरस, HIV वायरस, HIV-2 वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन सबके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, एंटीवायरल एजेंट। अब इससे क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं।
तो इसके जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली एंटी हर्पियज वायरस एजेंट, उसमें आता है एसाइक्लोविर, वेरासाइक्लोविर, जेनुसाइक्लोविर, आइडोजुरुडिन आता है। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में जैसे एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन एंड जेनाविर आता है। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग में मतलब इसका कोई सिलेक्शन नहीं होता, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये इन्फ्लुएंजा में काम की, इसने हर्पियज में काम किया, लेकिन जो ये ड्रग होगी सब में काम करेगी, ठीक है ना। तो इंटरफेरॉन अल्फा एंड लेमिविडिन हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब उसके बाद एंटी रेट्रोवायरल में आपके टोटल 5 टाइप की होती है, ठीक है ना। पहला आता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें आपकी तो जीडोबिडिन आती है, डिडोनोसिन आती है, लेमिबिडिन आती है एंड जेल्सिटाबिन आती है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आपके नेवेरिपिन आती है एंड एफेरिविन जाती है। उसका प्रोटीएज इनहिबिटर में आपके रिटोनिविर, इंडेनिविर एंड लोपिनिविर आती है, ठीक। उसके बाद आपके न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब देखिए यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोसाइड था लेकिन यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। इसमें आती है आपके टेनोफोबिर आती है, और फ्यूजन इनहिबिटर में आपकी आती है इनफुबिरिडिन आती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या एंटी रेट्रोवायरल का सिंपल सा क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका आता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडीआर ऑफ द मेथोट्रिक्सेट। मेथोट्रिक्सेट आपने पढ़ा होगा कि मैलिग्नेंसी में यूज करता है, एज ए एंटी कैंसर एजेंट यूज भी किया जाता है। आपने इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के यूनिट नंबर फर्स्ट में भी इसको पढ़ा होगा, जिसको एमटीएच के नाम से भी जानते हैं। तो जो मेथोट्रिक्सेट होता है वो एंटी मेटाबोलाइट फोलेट एंटागोनिस्ट होता है, एंटीवायरल ड्रग होती है जो कि किल करती है रेपिडली रेप्लिकेटिंग वायरस। इसका मतलब कि जो मेथोट्रिक्सेट होता है वो जो वायरस के रेप्लिकेशन होता है जल्दी जल्दी उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका वायरस होता है वो किल हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो जो मेथोट्रिक्सेट होगा वो इनहिबिट कर देगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, जिसके वजह से आपके जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो नहीं हो पाएगी। तो पहले फोलिक एसिड से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस के माध्यम से आप क्या क्या बना, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बना। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज के माध्यम से आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक टीएचएफआर, इसका मतलब क्या है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज की सहायता से आपका प्यूरिन और पायरिमिडीन बना, और प्यूरिन पायरिमिडीन से आपका क्या है, एक नए डीएनए का निर्माण हुआ। लेकिन अगर आपने मेथोट्रिक्सेट को यूज किया तो ये मेथोट्रिक्सेट क्या करेगी, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज को ही इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से आपका जो डीएचएफआर होगा मतलब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस होगी वो इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्यूरिन पायरिमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी और डीएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, और आपका जो सेल डिवीजन होगा वो अरेस्ट हो जाएगा, मतलब वहां पे रुक जाएगा। तो यह था मेथोट्रिक्सेट का सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सब कुछ यहाँ पे क्लियर करते हुए चलिए। अब इसका एडवर्स सेशन बहुत सारे, क्योंकि ये एंटी कैंसर एजेंट है और एंटी कैंसर एजेंट के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, आप जानते हैं ये। तो बोन मैरो पे क्या करेगा, बोन मैरो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, जिसकी वजह से आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकोपिनिया भी हो सकता है। और जीआईटी इंटेस्टाइनल अल्सर, अल्सरेटिव स्टोमेटिटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया, ठीक है ना। ये आपके क्या है, जीआईटी के ऊपर इसके एडवर्स एक्शन है। अब इसके अदर होते हैं जैसे टेराटोजेनिसिटी मतलब फेटल इंजरी हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिटी मतलब कीमेट मतलब आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी मतलब आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडीआर एंड यूज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बहुत सारे रोल है, लेकिन हमारे यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है, एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में इम्यूनोस्टिमुलेंट इम्यूनोसप्रेसेंट में जो ड्रग दी गई है इम्यूनोसप्रेसेंट में, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर दी गई है, ठीक है ना। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है दिस इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, एक प्रकार का हार्मोन होता है व्हिच कंसिस्ट ऑफ द स्टेरॉइडल मॉइटी, जिसके पास एक स्टेरॉइडल मॉइटी होती है एंड यूज एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट। इसको एंटी इन्फ्लेमेशन वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। अब इसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। तो सिंपली क्या होता है, जो साइटोसोल होता है वहाँ पे हमारे दो रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक होता है जी आर बीटा और जी आर अल्फा। तो जो हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगी जब जी आर बीटा जी आर अल्फा से जाकर के बाइंड करेगी, तो ये जब रिसेप्टर से जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको स्टेरॉइडल होती है तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा स्टेरॉइडल रिसेप्टर को। अब जैसे ही स्टेरॉइडल रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करेगा तो चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर, मतलब तुरंत रिसेप्टर के कन्फर्मेशन में चेंज होगा। और जैसे ही ये मतलब कहने का क्या, रिसेप्टर के कन्फर्मेशन में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम प्रोटीन, मतलब यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का मूवमेंट होने लगेगा। और जब न्यूक्लियस का मूवमेंट होगा तो जाकर के डीएनए से अटैच करेगा और इनहिबिट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, जहाँ पर आपके एपीएल एंड एनएफ के बीटा यहाँ पे पाया जाएगा। और जब इसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम हो जाएगा वो डिप्रेस हो जाएगा, मतलब वहाँ पर आपका सप्रेस हो जाएगा। तो ये था इसका क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड साइटोसोल में प्रेजेंट जी आर बीटा जी आर अल्फा से जाकर के रिएक्ट करेंगे या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी, जिसके वजह से आपका जो स्टेरॉइड रिसेप्टर होगा वो एक्टिवेशन हो जाएगा। एक्टिवेशन होने के कारण जो आपका वहाँ पे रिसेप्टर होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना।
उसके बाद जैसे उसमें कन्फर्मेशन चेंज होगी तो वहाँ पे न्यूक्लियस का मूवमेंट होगा और न्यूक्लियस जाकर के डीएनए से अटैच होगा। डीएनए से अटैच होने के बाद जो आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जैसे एपीएल हो गया, एनएफके बीटा हो गया, वो इनहिबिट कर जाएंगे, इनहिबिट कर देंगे। जैसे उसको इनहिबिट करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम क्या जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि एपीएल और एनएफके बीटा ही इम्यूनो स्टिमुलेंट के तरीके से यूज किए जाते हैं। तो इसको हम जब इनहिबिट कर देंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम हो जाएगा वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो जीआईटी के ऊपर गैस्ट्राइटिस, पेप्टिकस, पैंक्रियाटिस हो सकता है। सीबीएस के ऊपर हाइपरटेंशन मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। अगर हम रेनल रूट के बारे में बात करें हाइपोकैलेमिक एल्कोलॉसिस भी हो सकता है, आपको ऑडिमा भी हो सकता है। अदर में बात करें तो सप्रेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल मतलब एक्सिस, मतलब कहने का क्या है, जो आपको हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी एड्रिनल होता है, वो आपके क्या सप्रेस कर सकता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कर सकता है, मतलब हड्डियों का जो मतलब कटना या छिलना होता है वो भी कर सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, एंड ग्लाइकोसूरिया, ठीक। उसके बाद सेपरेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड द इम्यून रिस्पांस, मतलब जो आपका इन्फ्लेमेशन होगा वो भी सप्रेस हो जाएगा, जिसका वजह से अगर आपको कहीं चोट वगैरह लगेगी तो आपको पता नहीं चलेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी पता नहीं चलेगा, बुखार वगैरह आपको पता नहीं चलेगा, एंड इम्यून रिस्पांस को भी कर देगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। क्योंकि अगर आपको चोट लगती है तभी आपको पता चलता है कि भाई हमको चोट लगी, हमको खून, तभी आप दोबारा संभल के चलते हैं। अगर आपको चोट लगे, आपको खून में आपको दर्द ना हो तो कोई भी इंसान संभल के ना चलेगा। लेकिन अगर ऐसा करता है तो वो नियर अबाउट 30 to 35 की एज में ही वो खत्म हो जाएगा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे साथ ना हो। अब इसका यूजेस के बारे में बात करें तो यूज इन द आर्थराइटिस, मतलब आर्थराइटिस में इसका यूज किया जाता है, कोलाजन डिजीज में, ऑटो इम्यून डिजीज में, ब्रोंकियल अस्थमा में, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में, स्किन डिजीज में, निमोनिया, पल्मोनी ओडिमा में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन आपका अभी जस्ट आपने यूनिट 5 फार्माकोलॉजी की पढ़ी है, वहीं से इसको उठाया गया है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है, सिंपल सा आपने दो टर्म पढ़ा होगा, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। तो एक्यूट के केस में क्या होता है कि जो शुरुआत की चीज़ होती है, मतलब शुरुआती चीज़, उसको बोलते हैं एक्यूट, और जो लंबे समय तक हो जाती है उसको बोलते हैं क्रोनिक। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी इज डिफाइंड एज एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनी ड्रग अकरिंग एट एनी टाइम, आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी टाइम अकर हो सकती है, विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे के अंदर किसी भी ड्रग का एडवर्स एक्शन आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी वक्त हो सकता है, आफ्टर सिंगल और मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ द ड्रग फॉर 24 आवर्स। अगर आपने 24 आवर्स के लिए किसी भी सिंगल या मल्टीपल ड्रग का एक्सपोज मतलब इनटेक किया है तो 72 घंटे के अंदर किसी भी समय पर होने वाले एडवर्स इफेक्ट को आप क्या बोलेंगे, एक्यूट टॉक्सिसिटी। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो आपकी डोज वगैरह होगी उसको आप स्टेबलाइज करेंगे। दूसरी बात करें तो लेबोरेटरी असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन होता है। असेसमेंट मैंने अभी आपको जस्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में पढ़ाया है, अगर आप वहां से उसको उठाएंगे टॉपिक तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लेबोरेटरी का इवैल्यूएशन करेंगे कि वहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ना हो, किसी भी हैवी मेटल की पॉइजनिंग ना होने दे, तो इस प्रकार के लेबोरेटरी असेसमेंट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है डिकॉन्टामिनेशन ऑफ द जीआईटी एंड स्किन। इसका मतलब क्या है कि हम जो मतलब कॉन्टामिनेशन होता है जीआईटी के साथ स्किन के साथ, तो उसको डिकॉन्टामिनेट कर दे। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एन एंटीडोट। एंटीडोट का एडमिनिस्ट्रेशन कर करके हम उस ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। एलिमिनेशन इनहेंसमेंट ऑफ द टॉक्सिन, मतलब टॉक्सिन को एलिमिनेशन को इनहेंस कर दें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन सब्सटेंस होगा वो एलिमिनेट हो जाए। ऑब्जर्वेशन एंड द डिस्पोजिशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब उसको ऑब्जर्वेशन में रखें, डिस्पोजिशन में आपका टोटल मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन आता है, जो कि आपने ऑलरेडी बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये आपके कहते हैं मैनेजमेंट। अब आता है सेकंड मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली अगर आपने फार्माकोलॉजी की 5th यूनिट अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने दो चीज़ देखी होगी। अप एंड डाउन प्रोसीजर में आप यूडीपी लिमिट टेस्ट एंड यूडीपी मेन टेस्ट होती है, जो क्या करते हैं इस डोज को फिक्स कर देते हैं कि आपको कितने अमाउंट में आपको वो ड्रग लेनी है या नहीं लेनी है। अगर इससे ऊपर अमाउंट में आप लेंगे, लीथल डोज में लेंगे, तो सिंपल से आपको टॉक्सिसिटी वहाँ पे कम हो जाएगी। तो यही था हमारा क्या था, एक्यूट टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट, ठीक है ना, एक्यूट पॉइजनिंग का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना। अब आता है एक्यूट टॉक्सिक क्लास मेथड वगैरह भी इसके अंतर में आता है, जो कि आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द हैवी मेटल पॉइजनिंग एड एंड नॉट ऑन दियर एंटीडोट्स। मतलब कहने का कि आपको हैवी मेटल पॉइजनिंग के क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में बताना है, उसके एंटीडोट के बारे में भी आपको बताना है, मतलब कैसे आप उसको प्रिवेंट करेंगे या ट्रीट करेंगे। तो जो सबसे पहले आपका क्या डिफाइन करना है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, द पॉइजनिंग इन ह्यूमन बॉडी
कॉज ड्यू टू हैवी मेटल, जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मर्करी हो गया या कैडमियम हो गया, बाय द इंजेक्शन और इनहेलेशन, या तो आप उसको इंजेक्शन मतलब खा रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। अब इससे क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मेटालिक टेस्ट, आपका जो टेस्ट होगा मेटालिक हो जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, तो उसके बाद आएगा पेरिस्थीसिया, डार्क कलर्ड स्टूल, एनीमिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया आपको स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है, आपका हैवी मेटल टॉक्सिसिटी का एक क्लिनिकल सिम्टम्स है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट, मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक लीवर, मतलब आपका गैस्ट्रिक को खाली करके, मतलब आपको लेजेटिव परगेटिव दे करके आपको क्या, आपका गैस्ट्रिक लीवर खाली कर दे। क्रिएटिंग एजेंट का यूज करके, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दे और आपका जो जहर हो या आपकी जो टॉक्सिसिटी हो उसको वो रोक सके। एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से एथन खत्म हो, डायलेशन हो जाए और वो आपके फ्रीक्वेंट आपके बाहर, आपके स्टमक से वो बाहर निकल सके। डायजापाम दे करके जो मतलब सप्रे मतलब स्टिमुलेशन की प्रक्रिया थी, मतलब जैसे आपने बहुत से टॉक्सिसिटी में देखा होगा कि झटके आने लगते हैं, तो उसको भी कम किया जा सकता है। आईवी फ्लूइड देंगे और हीमोडायलिसिस उसको करेंगे, मतलब उसके ब्लड को फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ये होती है क्या, इसकी मैनेजमेंट। अब आती है एंटीडोट। तो एंटीडोट होती क्या है, एंटीडोट इज अ ड्रग, चिलेटिक और सब्सटेंस और केमिकल्स दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग और द पॉइजनिंग, मतलब जो किसी एक ड्रग को न्यूट्रलाइज करती है या पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज करती है उसको क्या बोलेंगे आप, एंटीडोट। ये दो टाइप के होते हैं, फिजिकल होती है, केमिकल होती है। जैसे फिजिकल में आपका एब्जॉर्बेंट आ गया, कोटिंग आ गया, डिजोल्विंग एमएसएस करवा करके आप टॉक्सिसिटी को ट्रीट कर सकते हैं। उसी प्रकार से केमिकल में जैसे चिलेशन हो गया, लीवेज हो गया, मतलब लीवेज करा देना, मतलब खाली करवा देना। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस, जैसे मैंने अभी आपको क्लिनिकल सिम्टम बताया, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेगेटिव करा देंगे, चिलेटिंग एजेंट का यूज करा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हीमोडायलिसिस भी आपका क्या है, केमिकल एंटीडोट के तरीके से ही इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका था क्या, सेक्शन सी। अब उसके बाद आता है आपका सेक्शन है, जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन था मेंशन 4 एंटी डायरियल ड्रग, मतलब आपको यहाँ पे 4 एंटी डायरियल एजेंट के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्बेंट, एंटी सिक्रेटरी, एंटी मोटिलिटी एजेंट में आपके बिस्मथ, सब्सैलिक्लेट एंड एक्टिवेटेड वुड चारकोल आते हैं। एंटी सिगरेटिव में सल्फासालाजिन, ओसालाजिन, लोपेरामाइड। देखिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप 10 पढ़ेंगे तो 2 याद रखेंगे, 10 पढ़ेंगे तो 4 याद रखेंगे, ये 10 का 10 नहीं है प्राप्त करेंगे, तो इसलिए आप 10 पढ़िए ना, जिससे कि आप 4 लिख सकें, ठीक है। लोपेरामाइड हो गया। उसका एंटी मोटिलिटी एजेंट में जैसे कोडीन हो गया, डाइफेनॉक्सिलेट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, मतलब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तरीके से यूज होने वाली ड्रग का नाम, जैसे डोक्साप्रेम हो गया, वाइवेरिन हो गया, डोप्रियम हो गया, कैफीन हो गया, कॉफिक्ट हो गया एंड प्रेथामाइड भी हो गया। तो ये सब हमारी कहाँ पर आते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में इसका यूज किया जाता है। फॉर एंटीटेसिव ड्रग, मतलब एंटीटेसिव में यूज होने वाले, मतलब जो कि आपको खांसी में रिलीफ देने वाले 4 ड्रग। तो वैसे तो आपको लिखना हो तो लिक्वाराइस लिख दीजिए, मतलब मुलेठी, हनी, ठीक है ना। उसके बाद फोलिकोडीन, कोडीन, डेक्समेट्रोफेन और प्रोमेथाजिन एज अ एंटीटेसिव एजेंट यूज किया जाता है। उसके बाद आता है मेंशन 4 क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब आपको 4 क्लास एंटीबायोटिक की बतानी जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जैसे एमाइनोग्लाइकोसाइड 50 राइबोसोम में, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियामाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन 30 राइबोसोम, क्लोटेट्रासाइक्लिन हो गया। मैक्रोलिड एंटीबायोटिक में जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन हो गया, ठीक है ना। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो पेनिसिलिन भी आपका सिफलोस्पोरिन में क्या करता है, उसकी बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ता है, जिसके जैसे बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती, तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद मेंशन 4 मलेरियल पैरासाइट, मतलब आपको 4 मलेरियल पैरासाइट के बारे में बताना है। तो पहला आता है प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम नोवेलेस्की। ये आपका क्या है, 4 ऐसे एजेंट हैं और जो कि आपको पैरासाइट या मलेरिया कॉज कराते हैं। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा भी लिखना चाहें तो प्लाज्मोडियम ओवेराई भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉजेटिव एजेंट ऑफ द सिम्पल्स एंड गोनोरिया, मतलब आपको गोनोरिया के कॉजेटिव एजेंट और सिम्पल्स के कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताना है। तो सिम्पल्स का जो कॉजेटिव एजेंट हो ट्रोपिनोमा पैलिडम होता है, जिसमें ड्रग पेनिसिलिन, बेंजाथीन एंड प्रोकिन यूज की जाती है। जो गोनोरिया होता है नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से होता है, जिसमें जो ड्रग होती है कोट्रीमेक्साजोल, एम्पिसिलिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन का यूज किया जाता है, जिससे कि उसको ट्रीट किया जा सके, ठीक है ना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है इन लिस्ट फॉर इम्यूनो सब स्टिमुलेंट ड्रग, जिसमें आते हैं थायोमोसिन आता है, लेवोफ्यूजन आता है, इंटरल्यूकिन 2 आता है, बीसीजी वैक्सीन आता है, इम्यूनोग्लोबिन मतलब जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है वो आती है, ठीक है ना। अब इसमें
कोविड-19 का इंजेक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद एंटीडोट फॉर द मॉर्फिन एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, मतलब एंटीडोट आपको ऐसे लिखना जो कि मॉर्फिन एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में यूज करते हैं। तो मॉर्फिन में आपकी केमेनोफोर, मैग्नीशियम सल्फेट एंड नैलोक्सोन यूज की जाती है। उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी में आपको एट्रोपिन, डायजापाम, फेनिटोइड और साथ में नैलोक्सोन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बायो फार्मास्यूटिक्स के साथ या फार्माकोलॉजी के दूसरे पेपर के साथ में। जो होगा कंडीशन में आपको वो पहले से इन्फॉर्म कर देगा। और साथ में हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट 4 कंटिन्यू रखेंगे और मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 4 भी कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।